हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने इसके 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं पढ़े हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो फिर आप जाके प्लेलिस्ट से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड हमारा एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले के अंदर होता है, ठीक है। जो आगे का हमारा जो थ्रोट है यहाँ पे रहता है, ये आगे। तो जो थायराइड का फंक्शन है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी थायराइड अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी के बारे में जो टेस्ट होता है वो हमको पढ़ना है, ठीक। तो देयर आर मेनी डिफरेंट ब्लड टेस्ट्स विच आर परफॉर्म टू चेक थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग। तो कई सारे ब्लड के टेस्ट लिए जाते हैं जिससे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। थायराइड फंक्शन टेस्ट हमको करना, थायराइड का फंक्शन हमको टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लड का टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो पहले ब्लड में रिलीज होता है, फिर उसके बाद जहां उसको जाना रहता है, अपना काम करना रहता है, वो करता है। ऐसे ही जो थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है वो भी क्या है, ब्लड के अंदर रहता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो उनमें से कुछ टेस्ट हैं जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्या है, TSH टेस्ट। क्या है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या है, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग ब्लड टू चेक लेवल ऑफ TSH। तो ये जो टेस्ट है ये हम लोग चेक करते हैं ब्लड को यूज करते हुए, ठीक है। और ये देखते हैं कि ये TSH जो है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये पूरी तरीके से रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको कौन रिलीज करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मेक्स दिस हार्मोन। इस हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, ठीक है। फिर ये आगे क्या करते हैं, विच स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। फिर ये जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, यानी उसको एक्टिवेट करता है, उससे कहता है, उसको ट्रिगर करता है कि तुम क्या करो, थायराइड हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है ब्लड के अंदर TSH का, तो वो है 0.5 से 5.0 माइक्रो यूनिट पर लीटर। सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर हाई लेवल देन नॉर्मल इंडिकेट लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर इसका जो ये क्या कहते हैं, ये अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, यानी ब्लड के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा पाई जा रही है, तो ये बताता है कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों कि इसका अगर हाई रहता है, इसका मतलब ये जो हार्मोन है ये यूज्ड नहीं हो पा रहा है, यानी थायराइड ग्लैंड इसको यूज नहीं कर रहा है। इसलिए जब इसको यूज नहीं करेगा तो थायराइड हार्मोन भी नहीं बनाएगा। तो इसलिए अगर इसकी मात्रा बढ़ी रहती है तो हम लोग क्या मानते हैं कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन क्या है, लो हो गया है। यानी उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, ठीक। और अगर लो लेवल ऑफ TSH इंडिकेट टू मच थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, और अगर इसकी मात्रा नॉर्मल रेंज से कम है तो फिर क्या कहेंगे हम लोग कि जो थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा प्रोडक्शन, उसके के जो थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए कि ये जो हार्मोन है ये ज्यादा यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ज्यादा यूज होता है तो समझिए कि थायराइड हार्मोन भी ज्यादा से ज्यादा बनाए जा रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो एक टेस्ट ये होता है थायराइड के फंक्शन को चेक करने के लिए। दूसरा होता है T3 या तो फिर कहेंगे आप ट्राई आयोडोथायरोनिन टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज यूज टू चेक प्रोडक्शन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन T3 इन ब्लड। तो ये जो क्या कहते हैं टेस्ट होता है T3 टेस्ट, तो इसके जरिए से हम लोग क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो T3 हार्मोन है, हाँ अब ये एक बात ध्यान रखिए, जो थायराइड हार्मोन है ये मेनली 3 तरह का हार्मोन रिलीज करता है। कितना, 3। एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है कैल्सीटोनिन। क्या है, कैल्सीटोनिन। ये 3 हार्मोन ये रिलीज करता है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा क्या देख रहे हैं, T3 कि T3 कितना है। अगर नॉर्मल रेंज से अगर ज्यादा रहेगा तो मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा क्या कर रहा है, इसका प्रोडक्शन कर रहा है। और अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो इसका मतलब क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, तो 100 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, 100 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ये होता है, ठीक।
अब जो तीसरा टेस्ट होता है वो क्या है, T4 या थायरोक्सिन टेस्ट। ये एक टेस्ट हम लोग करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो T4 है वो सही मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उससे हम लोग अंदाजा लगाएंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का ही सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। तो इट इज ऑल्सो ए थायराइड हार्मोन। तो ये भी क्या है, एक तरीके का थायराइड हार्मोन होता है। इट इज फाउंड इन 2 फॉर्म्स, फ्री एंड बाउंडेड विथ प्रोटीन। तो ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, 2 शक्ल में पाया जाता है। एक तो ये कि ये प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है, या तो मतलब प्रोटीन के साथ बाइंड करके रहता है, या तो फिर क्या होता है सिंगल रहता है, प्रोटीन के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा है इसने, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, तो इसका नॉर्मल रेंज है 5.0 टू 11.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है, 5.0 टू 11.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, यानी जो कि फ्री फॉर्म में है या जो प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है, दोनों मिला के इतना इसका नॉर्मल रेंज रहता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो हाई TSH एंड लो T4 इंडिकेट दी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ये वाला क्या है ब्लड के अंदर ज्यादा है और ये जो T4 है ये ब्लड के अंदर कम है, तो ये क्या बताता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बताता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी हार्मोन तो आ रहा है लेकिन क्या है, जो क्या कहते हैं, यानी जो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो तो रिलीज हो रहा है पूरा, लेकिन जो थायराइड है वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, इसलिए T4 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। और अगर क्या कहते हैं TSH नॉर्मल है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो क्या नॉर्मल है, और जो T4 है वो क्या है, वो ज्यादा है, नॉर्मल रेंज से क्या है हाई है, तो क्या बताता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या हो गया है, हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी क्या, तो सारी चीजें नॉर्मल है लेकिन थायराइड ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा थायरोक्सिन बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया इसको। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। यानी जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, कोई खराबी है, यानी वो डैमेज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है, वो सेल जो है वो डैमेज है या सही है, उसको चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। तो इसमें एक जो टेस्ट होता है इस वाले सीरीज में, तो वो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना है। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है तो वो जो क्या है, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उसके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, यानी आर्टरीज जो होती हैं छोटी छोटी, उसके अंदर जाके वो ब्लॉकेज बना लेता है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल को इसमें देखते हैं, ठीक है। तो एजेस अलग अलग लोगों के एज होते हैं, तो उस एज के हिसाब से यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि न्यूनेट्स हैं, यानी जो बच्चे हैं, तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है, तो 45 से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। और अगर जो बच्चे हैं, ये न्यूनेट्स का मतलब अभी एकदम बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, और ये जो थोड़े बड़े हैं तो उनके अंदर कितना होता है, तो 170 mg पर डेसीलीटर से नीचे है, अगर उससे कम है तो वो क्या है, नॉर्मल है, और उससे अगर ऊपर बढ़ता है तो फिर क्या मानते हैं उसको हम लोग कि ये इसको मतलब दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही जो एडल्ट हैं तो उनके अंदर अगर 200 mg पर डेसीलीटर से कम है तो क्या कहते हैं, वो ठीक है, और अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर दिक्कत होती है। तो इंक्रीज लेवल इंडिकेट्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर उसका लेवल बढ़ रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ सकती हैं, उनका चांसेस हैं, जैसे कि ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इस टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे ही क्या, ओबेसिटी हो सकती है, ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के पास में जो डक्ट जा रहे हैं, यानी जिसके थ्रू क्या कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल है या बाइल जूस है जो क्या कहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो वो जो डक्ट है उसके अंदर कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है या क्या कहते हैं उसमें रुकावट आ रही है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल पूरी तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए उसका लेवल क्या है, ब्लड के अंदर बढ़ गया है। तो ये भी इंडिकेट करता है, ठीक। अब एक टेस्ट होता है इस मतलब हार्ट के मसल्स को चेक करने के लिए, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज। क्या, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज या तो फिर क्रिएटिन काइनेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, CPK या फिर CK टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो क्या है, ये जो क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज है एक तरीके का एंजाइम होता है। क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है, ये हमारे हार्ट के मसल्स के अंदर पाया जाता है, जो स्केलेटल मसल्स हैं वहां पाया जाता है, ऐसे जो हमारे ब्रेन के टिश्यू हैं, जो हमारे ब्रेन के नर्व्स हैं उसके अंदर भी ये पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये क्या है, सेल के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी है, तो वहां से एनर्जी को सेल के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जहां पे उस एनर्जी की जरूरत है तो ये एंजाइम करता है, ठीक है।
कौन, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ये भी इसका एक काम है। ये जब सेल के अंदर होता है तो ये ब्लड के अंदर कैसे आ जाता है, समझ में आ रही बात कि ये सेल के अंदर होता है, इसका काम वहां पे है, तो ये ब्लड में कहां से आ जाता है। और फिर इससे हम लोग कैसे पता लगाते हैं अगर ये ब्लड के अंदर ज्यादा है या कम है, तो हम कैसे ये पता लगाते हैं कि सेल डैमेज है, सेल में कुछ बीमारी है, दिक्कत है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ नोट के अंदर, व्हेन मसल्स डैमेज अकर्स, यानी जब मसल्स जो है यानी जो सेल है वो जब डैमेज होते हैं तो ये जो क्या कहते हैं जो इंजाइम है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ये लीक हो जाता है। क्या होता है, लीक करता है, यानी वहां से वो निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। यानी ये समझिए कि जो सेल है जब वो फटता है तो उसके अंदर से ये क्या है बाहर निकल आता है और ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। अगर क्या कहते हैं सेल डैमेज हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या है ये इंजाइम पाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 10 से लेके 120 माइक्रोग्राम पर लीटर, ये नॉर्मल है। और अगर इससे ज्यादा हो रहा है इसका मतलब सेल डैमेज है, और सेल जब डैमेज होता है तो ब्लड के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, वहां से लीक करके ये ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक, एक टेस्ट और होता है, वो क्या है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजेनेज। क्या है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजेनेज टेस्ट। तो ये भी क्या एक तरीके का एंजाइम होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जितने भी क्या है मेटाबोलाइजिंग सेल हैं, यानी जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, या और भी दूसरे जो काम होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कोई भी जो काम होता है, तो वहां पे ये क्या है पाया जाता है। और ये क्या है कैटेलिस्ट एक तरीके का होता है। ये क्या एक तरीके का कैटेलिस्ट है, यानी कैटेलाइज करता है, क्या करता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट एंड पाइरुवेट। यानी जो लैक्टेट आपने पढ़ा, पाइरुवेट भी पढ़ा बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो उनको क्या करता है इंटर कन्वर्जन का काम करता है। यानी लैक्टेट से पाइरुवेट बना देता है, पाइरुवेट से जरूरत पड़ती है तो लैक्टेट बना देता है। और ये 5 तरीके का होता है। इसका सिर्फ ऐसे याद रखिए कि इसके 5 टाइप होते हैं, यानी LDH मतलब ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजेनेज, तो LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, ऐसे ही ये 5 होते हैं। ठीक है, तो जो LDH1 और LDH2 जो है वो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। जो LDH1 है और जो LDH2 है ये हार्ट के अंदर हमारे पाए जाते हैं। तो इनका नॉर्मल रेंज क्या है, तो नॉर्मल इनका है मेल के अंदर 135 से लेके 225 यूनिट पर लीटर ये होते हैं। ठीक, और फीमेल के अंदर 135 से लेके 214 यूनिट पर लीटर ये होते हैं। और अगर क्या कहते हैं ये बढ़ते हैं, ठीक है, अगर ये हमारे ब्लड के अंदर इनकी मात्रा ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या इंडिकेट करते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं हार्ट के, उनकी डेथ होने लगती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर उनकी डेथ होने लगती है। यानी उनका जो समझिए वो टूटने लगते हैं। फिर जब वो टूटेंगे तो जाहिर सी बात है ये लीकेज करता है और बाहर आता है, तो फिर ब्लड के अंदर इनकी मात्रा बढ़ जाती है। अब एक टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये टॉपिक आप क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। और एक बात और, अगर मैं बायोकेमिस्ट्री में लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं वो ना पढ़ा पाऊँ तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो भी वहां पे है ना उससे ज्यादा एडवांस यहाँ पे पूछा है। समझ में आ रही बात, जो भी टेस्ट वहां पे दे रखे हैं ना 12वें चैप्टर के अंदर, 13वें चैप्टर के अंदर, वो सारा यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ लीजिए। समझ में आ रही बात, तो अगर मैं उसको ना पढ़ा सकूं तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या आप इसको अच्छे से जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या है जो फ्लूइड होता है तो उसका बैलेंस हमको देखना है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका बैलेंस हमको देखना है। बैलेंस का मतलब ये है कि उसकी जो नॉर्मल क्या कहते हैं रेंज होती है, यानी जो एप्रोप्रिएट हो, जो मुनासिब हो, तो अगर उस मात्रा में वो है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बैलेंस है। और अगर उससे कम और ज्यादा होता है तो फिर क्या तो फिर वो क्या है बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी एक मात्रा होती है, उसको हम लोग कैसे नापते हैं कि बॉडी के फ्लूइड कि हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर वाटर पूरी मात्रा में है या नहीं है। तो जो हमारे बॉडी का फ्लूइड होता है तो उसको हम लोग नापते हैं ऑस्मोलरिटी के जरिए से। क्या नापते हैं, कैसे, ऑस्मोलरिटी के जरिए से नापते हैं कि बॉडी का जो फ्लूइड है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर उसको उसकी जो क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारा जो ब्लड है उसको हम लोग लेते हैं और चेक करते हैं कि उसकी ऑस्मोलरिटी कैसी है। अगर उसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, क्या अगर उसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा है तो क्या इसका मतलब यह है कि जो बॉडी का फ्लूइड है वो क्या है बैलेंस नहीं है, यानी वाटर की कमी है उसके अंदर। और अगर ऑस्मोलरिटी बहुत कम है,
अगर ऑस्मोलिटी क्या है, बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए उसकी ऑस्मोलिटी कम हो गई है। अब आप ये पूछेंगे कि ऑस्मोलिटी क्या है, तो इसको कई बार मैं बता भी चुका हूं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी के फ्लूइड हैं, ठीक है, बॉडी के जो फ्लूइड हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या है, अलग अलग सॉल्यूट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मान लीजिए 100 ml हम लोगों ने ब्लड लिया, तो उस ब्लड के अंदर वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। अगर वो क्या है, क्वांटिटी उनकी ज्यादा है, यानी जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि मान लीजिए यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन्स हो गया, और भी जैसे WBC, RBC और भी जो चीजें प्रोटीन्स हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में है तो हम लोग कहेंगे कि ऑस्मोलरिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और अगर वो जो सोल्यूट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो कम मात्रा में है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी ऑस्मोलरिटी क्या है, कम है। क्या है, ऑस्मोलरिटी कम है। हम लोग ऑस्मोलरिटी उसके वाटर के कंटेंट से नहीं देखते हैं, बल्कि उसको उस क्या कहते हैं, लिक्विड के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम लोग ऑस्मोलरिटी को क्या कहते हैं, जज करने का, चेक करने का काम करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बॉडी का फ्लूइड कैसे चेक करते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड से क्या करते हैं, ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड टेस्ट करते हैं। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द लेवल ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर कितना है उसको चेक करने के लिए हम लोग ये ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड टेस्ट लगाते हैं। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो बैलेंस है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग ये क्या कहते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो कितना होता है बॉडी का जो फ्लूइड है उसका मतलब नॉर्मल रेंज कितना है, यानी ऑस्मोलरिटी कितनी है उसकी, तो कितना है, 275 से लेके 300 मिलीमोल। क्या है, 275 से लेके 300 मिलीमोल या मिली ऑस्मोल, क्या बोलते हैं, मिली ऑस्मोल पर केजी है। कितना है, मिलीमोल या मिली ऑस्मोल पर केजी होता है। अब ऑस्मोल आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है, ब्लड का टेस्ट ले रहे हैं और उसकी ऑस्मोलरिटी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अगर क्या कहते हैं इससे ज्यादा है, यानी क्या है, ऑस्मोलरिटी इससे ज्यादा आ रही है, यानी क्या कहते हैं 300 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के फ्लूइड में वाटर की कमी है। और अगर 300 से कम आ रहा है ऑस्मोलरिटी ये जो है, यानी मान लीजिए अगर क्या कहते हैं, और अगर 275 से कम आ रहे हैं, ऑस्मोलरिटी कितनी है, 275 से कम, यानी मान लीजिए 200 ऑस्मोलरिटी आ रही है, तो इसका मतलब ये कि बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, ये मालूम है, किडनी करती है। किडनी इसको मैनेज करती है। अगर पानी ज्यादा होता है बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालती है, अगर पानी कम होता है तो पानी को क्या है, फिर रोक के रखती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, पेशाब के रास्ते उसको निकलने नहीं देती है। ठीक है, एक टेस्ट और हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बॉडी क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्लूइड आप समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो ये समझिए हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, वही मिनरल्स क्या है, एक तरीके से समझिए कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये मिनरल्स जब वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो कुछ आयंस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, आयंस रिलीज करते हैं, जो कि उनका एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। वो मैं सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग चेक करते हैं कि बॉडी फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज्यादा है या कम है, वो नॉर्मल है या वो क्या है, बैलेंस लेवल में है या कम ज्यादा है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाते हैं। सीरम जानते हैं यानी ब्लड का जो प्लाज्मा है, या ये भी कह सकते हैं कि ब्लड का हम लोग टेस्ट लेते हैं और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, ज्यादा है या कम है, तो उसका नॉर्मल रेंज कितना है। तो जो सोडियम है ये क्या एक तरीके का समझिए मिनरल होता है, ये क्या एक तरीके का मिनरल है, तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, तो 136 से लेके 145 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए, ये नॉर्मल है इसका। ऐसे जो पोटेशियम है इसका क्या कहते हैं, इसका जो नॉर्मल है वो कितना है, 3.5 to 5 माइक्रोमोल पर लीटर होता है। ठीक, जो क्लोराइड है वो कितना होता है, तो नॉर्मली ये 98 to 106 मिलीमोल्स पर लीटर होता है। तो अगर इससे ज्यादा होता है, कम होता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सोडियम अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनेट्रेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रेमिया। पोटेशियम अगर ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, और अगर क्लोराइड ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरक्लोरेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरक्लोरेमिया। और अगर क्या कहते हैं कम है तो यहाँ पे हाइपर की जगह आप हाइपो कर दीजिएगा, तो आपका वो आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब एक टेस्ट रह गया पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग PFT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PFT टेस्ट।
तो इसमें क्या चेक किया जाता है, तो जो हमारे लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी पूरी तरीके से वो क्या है, एयर को खींच रहा है या नहीं खींच रहा है, या पूरी तरीके से वो बाहर निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, या जो क्या कहते हैं गैसेज का एक्सचेंजेज होता है, यानी क्या कहते हैं बाहर से बहुत सारा एयर आता है, उसके अंदर से क्या ऑक्सीजन को लेके फिर उसको ब्लड में भेजना रहता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर निकालना रहता है, तो इसका फंक्शन होता है। तो ये क्या कहते हैं, जो लंग्स हैं वो अपना सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएफटी टेस्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो लंग्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत है नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग कई सारे टेस्ट करते हैं। तो उसमें पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम, तो उसको हम लोग टीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीवी। तो ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, तो द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग कितना अमाउंट क्या है, अपने कितना अमाउंट एयर हम लोग अंदर लेते हैं और कितना बाहर निकालते हैं नॉर्मली, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वो नॉर्मल कितना होता है, तो 500 ml। और ये भी याद रखिए, इस एयर को हम लोग किस में नापते हैं, ml में नापते हैं। ठीक, तो टाइडल वॉल्यूम आपको समझ में आ गया कि नॉर्मली हम लोगों ने जोर नहीं लगाया, नॉर्मली जैसे कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खींच खींच के सांस थोड़ी ले रहा हूँ, बिना ताकत लगाए वैसे नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो कितना होता है, 500 ml होता है। एक दूसरा टेस्ट होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय फोर्सफुल इनहेलेशन अबव द टाइडल वॉल्यूम। क्या एयर का वो अमाउंट जो हम लोग पूरी ताकत से जब हम लोग उसको अंदर लेते हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए मैं खींच रहा हूँ, तो पूरी ताकत से जब खींचते हैं ना, चाहे मुंह से खींचे चाहे नाक से खींचे, जब पूरी ताकत से हम लोग एयर को अंदर खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक तो टाइडल वॉल्यूम है वो तो नॉर्मली होता रहता है, उससे भी और ज्यादा ताकत लगा के हम लोग जब इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर मतलब अंदर खींचते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो नॉर्मल कितना होता है, तो 1800 से 2000 ml होता है। एक तीसरा इसी का उल्टा, वो क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी ये कि नॉर्मली जो हम लोग सांस बाहर निकाल रहे हैं उसके अलावा खूब ताकत लगा के, खूब जोर लगा के जब हम लोग सांस पूरी तरीके से बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको ERV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ERV। तो वो नॉर्मली कितना होता है, तो वो होता है 1400 ml। और एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कह रहा है कि जब हम लोग पूरी ताकत से सांस बाहर लेते हैं, यानी हवा को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ हवा बची रहती है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ एयर बचा रहता है, तो उस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी पूरी ताकत से सांस बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो अमाउंट बचा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और पांचवा है एक वाइटल कैपेसिटी। क्या है, वाइटल कैपेसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं VC। एक ये टेस्ट होता है, तो इसको ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय मोस्ट पावरफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज नोन एज अ वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है, तो ये कह रहा है कि एक तो हम लोगों ने सबका अलग अलग पढ़ा के, यानी अंदर खूब जोर से खींचा, एक हमने पढ़ा के बाहर खूब जोर से निकाला, तो वो अलग अलग था। एक ये कि हम लोग एक ही बार में, क्या है, एक ही बार में, मान लीजिए मशीन है, इसको हम लोग मुंह में लगाते हैं, यानी जिसको चेक करना है तो मुंह में लगाता है और फिर क्या करता है, वो खूब जोर से क्या कहते हैं, अंदर सांस लेता है। क्या करता है, खूब जोर से अंदर सांस लेता है, ठीक, और फिर उसी के बाद खूब जोर से बाहर निकालता है। तो दोनों को एक साथ जब ये दोनों जब एक साथ किए जाते हैं और पूरी ताकत से, यानी खूब ताकत से अंदर लगा के मुंह में खींचा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, खूब ताकत से बाहर निकाला, तो इन दोनों को मिला के जो वॉल्यूम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो वो कितना होता है, तो 3 से 5 लीटर के बीच में होता है। ठीक है, और एक चेकअप और होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, तो दिस सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल कैपेसिटी इज कॉल्ड TLC। तो आपने पढ़ा एक तो रेजिडुअल और एक आपने पढ़ा वाइटल कैपेसिटी। तो इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। अब ये सारा टेस्ट करने के लिए अलग अलग मशीनें नहीं होती हैं। एक मशीन जो आपको दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पायरोमेट्री। तो ये स्पायरोमेट्री मशीन क्या
करती है, चेक करके हमको बताती है सारे जो पैरामीटर्स, यानी सारे जो चेकअप है ना, ये 6 हम लोगों ने पढ़े हैं, तो ये सारा चेक करके ये मशीन बताती है। और जब हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ग्राफ बनता रहता है, और फिर उस ग्राफ को देख के कैलकुलेट करके सारे ये अमाउंट भी बता देती है कितना है। तो ये चेकअप होता है। तो इसी मशीन के साथ और इसी चेकअप के साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।